होटल में पति खाना खा रहा था दोस्तों के साथ। तलाकशुदा पत्नी झाड़ू पोछा लगाते मिली। फिर जो हुआ, ना उस पति की आंखें यकीन कर पा रही थी, ना उस औरत की रूह। वो औरत जिसने 2 साल पहले इस आदमी को छोड़ दिया था, आज उसी के सामने जमीन पर झुकी हुई थी। ना गहने थे, ना रुतबा, बस थक चुकी आंखें और कांपते हाथ थे। और उस आदमी के दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, जिसने मेरी दुनिया तोड़ी, वो आज इस हाल में कैसे पहुंच गई? लेकिन दोस्तों, जब उसने उसके मुंह से सच सुना, तो इंसानियत भी कांप उठी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने प्यारे शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बैंगलोर शहर की है, जहां शाम का समय था। रोशनी से जगमगाते एक बड़े रेस्टोरेंट में सुशील अपने 3 दोस्तों के साथ खाना खाने आया था। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और मेन्यू देखकर कुछ स्पेशल डिश ऑर्डर कर रहे थे। वेटर खाना लाकर गया ही था कि पीछे से एक महिला झाड़ू लगाते हुए आई। साधारण सी पोशाक में, झुकी कमर, थकी आंखें। लेकिन जब उसने नजर उठाकर सामने टेबल पर बैठे लड़कों की ओर देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस टेबल पर बैठा हुआ था सुशील। वो कुछ पल तक वही खड़ी रह गई, जैसे उसकी सांसें थम गई हों। आंखों में आंसू झलकने लगे और चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उधर सुशील भी, जो अब तक दोस्तों से बात कर रहा था, अचानक चुप हो गया। उसकी नजर उस महिला पर पड़ी। चेहरा जाना बचाना सा लगा। दिल की धड़कन हल्की तेज हो गई। कहीं ये अनन्या तो नहीं? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर खुद को समझा लिया, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो 2 साल पहले उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। उसके बाद ना कोई खबर, ना कोई सुराग। वो महिला कुछ कहे बिना वहां से मुड़ गई और दूसरे कोने में झाड़ू लगाने लगी। सुशील ने बार बार उसकी तरफ देखा, लेकिन मन में जो शक था, उसे दोस्ती की बातचीत ने ढक लिया। खाना खत्म हुआ, बिल चुकाया गया और सभी दोस्त बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में बैठा, उसका दिल बेचैन होने लगा। क्या वाकई वो अनन्या थी? अगर हां, तो इस हालत में कैसे? और अगर नहीं, तो क्यों उसका चेहरा इतना जाना पहचाना लगा? सुशील ने पूरी रात करवटों में काटी। दिल बेचैन था और आंखों के सामने बार बार वही झुकी हुई आंखें घूम रही थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी कमरे में आई, सुशील ने एक पल भी देर नहीं की। वो सीधे कार उठाकर फिर उसी रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ा, जहां कल वो खाना खा रहा था। और शायद वो महिला भी उसी की बीती जिंदगी की परछाई थी। वहां पहुंचकर सीधा रिसेप्शन पर गया। भाई साहब, कल शाम जो महिला झाड़ू पोछा कर रही थी, क्या उसका नाम पता चल सकता है? रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा अचरज से देखा, फिर बोला, हां, वो नेहा नाम की महिला है। सफाई का काम करती है, शाम की शिफ्ट में आती है। नेहा? सुशील की सांसें अटक गई, क्योंकि शादी से पहले अनन्या को उसके परिवार वाले यही नाम से पुकारते थे, नेहा। क्या आप उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? उसका पता, उसका कुछ भी? सुशील ने जल्दबाजी में पूछा। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन दिन में जो सफाई वाली आती है, कविता, शायद वो कुछ जानती हो, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। सुशील ने उसी समय कविता से मुलाकात की, अपनी पूरी बात बताते हुए आंखों में उम्मीद लिए, और कविता ने धीरे से एक पुराना सा पता लिखा और उसके हाथ में थमा दिया। वो पता था शहर की सबसे पिछड़ी बस्ती का, जहां झुग्गी झोपड़ियां थी और जिंदगी हर रोज रोटी के लिए लड़ती है। सुशील की आंखें नम थी, गला सूख चुका था, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। उसने कार स्टार्ट की और उस बस्ती की ओर बढ़ गया। झुग्गी झोपड़ियों की उस बस्ती में जब सुशील की कार दाखिल हुई, तो चारों तरफ तंग गलियां, कीचड़, छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर दौड़ते हुए, और जिंदगी का वो चेहरा था जिसे सुशील ने कभी इतने पास से देखा ही नहीं था। एक झोपड़ी के सामने गाड़ी रोककर वो कागज पर लिखे पते से मिलान करने लगा, और अगले ही पल उसकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी के दरवाजे पर पड़ी,
जहां पुरानी चादर को पर्दा बनाकर टांगा गया था। वही दरवाजे के सामने फर्श पर बैठी एक महिला सिर झुकाए किसी पुराने कपड़े में सिलाई कर रही थी। सुशील ने आवाज नहीं दी, बस चुपचाप खड़ा रहा और उसके दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। उस महिला ने जैसे ही धीरे से सिर उठाया, उसकी आंखें फटी रह गई। मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, बस कपड़े हाथ से छूट गए और अगले ही पल वो सुशील के सामने आकर जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। सुशील, सुशील, तुम सच में हो ना? वो वही महिला थी, अनन्या, वो जो कभी एक सुंदर घर की बहू थी, जो कभी सोने के गहनों से सजी थी और जिसने एक वक्त में कहा था, तुम्हारा घर छोटा है, मैं वहां नहीं रह सकती। आज वो एक झोपड़ी में थी, फटे कपड़े, थका चेहरा और आंखों में टूटी हुई आत्मा लिए। सुशील वही खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल के भीतर एक सैलाब उमड़ रहा था। धीरे धीरे वो झुककर उसके पास बैठ गया और बोला, अनन्या, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? वो लड़का कहाँ है जिसके लिए तुम मुझे छोड़ गई थी? अनन्या कुछ नहीं बोली, बस सुबकती रही। सुशील का गला भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मुझे बताओ, सच सच बताओ, तुम यहां कैसे आई? और वो सब कुछ क्या था जो 2 साल पहले हुआ? अनन्या की सिसकियां अब धीमी हो गई थी। उसने धीरे धीरे अपनी कांपती आवाज में जवाब देना शुरू किया। सुशील, जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो सब कुछ ठीक था। तुम्हारा प्यार, तुम्हारे माता पिता का स्नेह, लेकिन मुझ में ही कमी थी। मैं लालची थी, दिखावे की शौकीन, और इसी कमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुशील चुपचाप सुनता रहा। गांव के ही एक लड़के से बातें शुरू हुई। वो मुझसे कहता था कि मैं तुम्हें शहर ले चलूंगा, बड़ा घर दूंगा, ऐशो आराम की जिंदगी। और मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। मैंने घर से गहने चुराए, कुछ पैसे लिए और तुम्हें धोखा देकर भाग गई। सुशील की आंखें अब भर आई थी, पर वो बोल कुछ नहीं रहा था। शहर के रेलवे स्टेशन पर जैसे ही हम दोनों पहुंचे तो वो लड़का किसी बहाने से मुझसे दूर हुआ और फिर वो कभी लौटा ही नहीं। वो मुझे वही छोड़ गया। सुशील, मेरे पास ना पैसे थे, ना कोई ठिकाना, और सबसे बड़ी बात, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बची थी। घर जाने की हिम्मत नहीं थी, तुम्हें कॉल करने की हिम्मत नहीं थी। सब कुछ खो दिया था मैंने, सिर्फ तुम्हारा नहीं, खुद को भी। अब सुशील की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। मैंने छोटे बड़े घरों में बर्तन धोने का काम शुरू किया, फिर एक होटल में सफाई करने लगी, और उसी दौरान कल तुम्हें वहां देखा। बस वही सब कुछ बिखर गया। मैंने चाहा कि तुमसे बात करूं, पर तुम्हारे दोस्त थे और तुम भी जैसे मुझे अनदेखा करके निकल गए। मैंने समझा तुमने मुझे माफ नहीं किया और शायद अब कभी करोगे भी नहीं। सुशील धीरे से उठा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहचाना जरूर था, पर यकीन नहीं हुआ। मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि तुम, जो मेरे घर को छोटा कहकर गई थी, आज झोपड़ी में कैसे हो सकती हो? अनन्या उसकी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। सुशील, मैं जानती हूं मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, तुम्हारे माँ बाप को अपमानित किया है, पर मुझे माफ कर दो। चाहो तो मुझे कभी पत्नी की जगह मत देना, लेकिन नौकरानी बनाकर अपने घर में रख लो। मैं तुम्हारा झाड़ू पोछा कर लूंगी, बस मुझे 2 रोटी दे देना, लेकिन इस तन्हाई से तो निकाल लो। सुशील ने अनन्या को चुप कराया, उसका सिर थाम कर धीरे से उठाया और कहा, माफ करना आसान नहीं होता अन्या, और तुम्हारा गुनाह छोटा भी नहीं था, लेकिन शायद तुम्हारा पछतावा उससे कहीं बड़ा हो गया है। अनन्या बस सुबक रही थी, जैसे उसका रोम रोम एक ही गुहार लगा रहा हो, मुझे एक और मौका दे दो। सुशील गहरी सांस लेते हुए उठा और बोला, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अनन्या ने जल्दी से उसकी तरफ देखा, आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी। मुझे पहले अपने माता पिता से बात करनी होगी, क्योंकि इस रिश्ते से सबसे बड़ा जख्म उन्हें लगा था, जिनका तुमने अपमान किया और जिनका सिर तुमने समाज में झुका दिया। अगर वे हाँ कहेंगे, तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा।
अनन्या ने चुपचाप सिर हिला दिया। सुशील ने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर निकलने से पहले पीछे मुड़कर एक बार और अनन्या को देखा। वो वही जमीन पर बैठी थी, दोनों हाथ जोड़कर चुपचाप उसे जाते हुए देख रही थी। उस दिन पहली बार सुशील की आंखों में नफरत नहीं थी, एक अजीब सा डर था और शायद कहीं ना कहीं दया भी। वो अपने किराए के फ्लैट पर लौटा और उसी शाम अपने माता पिता को फोन किया। मां, बाबूजी, एक जरूरी बात करनी है। उधर से मां की आवाज आई। हाँ बेटा, सब ठीक तो है? मां, आज मैं अनन्या से मिला। फोन के उस तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वो एक होटल में सफाई का काम करती है और अब एक झोपड़ी में अकेली रहती है। वो बहुत पछता रही है मां। बाबूजी की भारी आवाज आई। कहा था वो लड़का जिसके लिए उसने हमें ठुकराया था, वो उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया था और सारा पैसा गना लेकर गायब हो गया। अनन्या तब से अकेली है, काम कर रही है और आज उसने मुझसे सिर्फ इतनी गुजारिश की है कि अगर मैं उसे पत्नी की तरह ना रख सकूं तो कम से कम नौकरानी बनाकर ही अपने घर में रहने दूं। मां की आवाज अब भर आई थी। बेटा, दर्द तो हमें बहुत हुआ था, लेकिन अगर कोई सच में टूट चुका हो तो उसे और तोड़ना इंसानियत नहीं होती। और फिर तू अगर उसे माफ करना चाहता है तो हम भी तुझे रोकेंगे नहीं। बाबूजी बोले, हमारा बेटा बड़ा बन गया है, बड़ा दिल वाला भी। अनन्या को वापस लाना है तो ला बेटा, लेकिन अब उससे साफ कह देना, भरोसे का दीवार एक बार टूट जाए तो फिर उसकी हर ईंट दोबारा जोड़नी पड़ती है। सुशील की आंखें भी अब भीग चुकी थी। धन्यवाद मां। बाबूजी। अगली सुबह सुशील फिर से उस झुग्गी में गया, इस बार अपनी कार की पिछली सीट में कुछ नए कपड़े, खाने का सामान और एक छोटी सी चादर लेकर। अनन्या उसे देखकर पहले घबरा गई, अब क्या हुआ? लेकिन जब उसने देखा कि सुशील हाथ में वो सारी चीजें लिए अंदर आ रहा है तो वो फूट पड़ी। क्या क्या तुमने मां बाबूजी से बात कर ली? सुशील धीरे से मुस्कुराया। हां, और उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। अनन्या के हाथ कांप गए, वो घुटनों पर बैठ गई और सुशील के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। मैं वादा करती हूं, अब कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी, कभी किसी रिश्ते को शर्मिंदा नहीं करूंगी। सुशील ने उसे उठाया और बहुत धीमी आवाज में बोला, अनन्या, अब हम फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे साबित करना होगा। मां बाबूजी को, मुझे और सबसे बढ़कर खुद को। अनन्या ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसी शाम सुशील उसे अपने साथ फ्लैट पर ले आया। मां बाबूजी भी वहीं पहुंचे। शुरू के कुछ दिन अजीब से थे, मौन बहुत था, बात कम थी, लेकिन हर दिन के साथ कुछ बदल रहा था। अनन्या अब सुबह उठकर मां के साथ रसोई में काम करती, बाबूजी के चश्मे का ध्यान रखती और सुशील के जाने के बाद घंटों तक घर की सफाई करती रहती। वो अब बोलती कम थी, लेकिन उसकी आंखें कहती थी अब जो मिला है उसे कभी खोना नहीं है। वक्त बीतने लगा और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सुशील और अनन्या के रिश्ते में एक नई शुरुआत की नींव पड़ती गई। अनन्या अब हर सुबह मां बाबूजी के पांव छूकर दिन की शुरुआत करती। रसोई से लेकर घर की सफाई तक हर जिम्मेदारी को पूरे मन से निभाती और रात को सोने से पहले भगवान से बस एक ही दुआ करती, हे भगवान, इस बार जो मिला है उसे कभी मत छीनना। सुशील भी अब पहले से ज्यादा गंभीर था। उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस धीरे धीरे बेंगलुरु में और फैलने लगा था। काम के सिलसिले में कई नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे थे, लेकिन उसने तय किया था अब किसी भी कीमत पर अपना परिवार टूटा हुआ नहीं दिखना चाहिए। उसने बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा और वही एक नया घर बनवाने का फैसला लिया। मां बाबूजी ने कहा, गांव चलो बेटा, अब सब ठीक हो गया है, अपना घर वही फिर से बसा लो। लेकिन सुशील ने सिर झुका लिया, नहीं मां, गांव की गलियां अब भी उन बातों से भरी होंगी जहां हर दीवार पर अनन्या का नाम बुरी तरह लिखा होगा। लोग माफी को नहीं मानते, बस दाग को देखते हैं, और मैं अपनी पत्नी को दोबारा उन जुबानों के जहर में नहीं झोंक सकता। मां चुप हो गई,
क्योंकि बेटे की आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ समझा जा सकता था, कहा नहीं जा सकता। कुछ महीने बाद जब नया घर बनकर तैयार हुआ, सुशील, अनन्या और उसके माता पिता उसमें शिफ्ट हो गए। छोटा सा लेकिन सुकून से भरा घर। अब अनन्या एक नई जिम्मेदारी के साथ जी रही थी, न सिर्फ एक पत्नी की, बल्कि एक बहू, एक बेटी और एक इंसान की जो अपने किए का प्रायश्चित पूरे जीवन करना चाहती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। गांव से एक पुराना पड़ोसी रमाशंकर बेंगलुरु आया और जब उसने अनन्या को देखा तो उसकी आंखों में नफरत थी। अरे, ये वही औरत है ना जो गांव से भागी थी, और तूने इसे फिर से अपना लिया? तुझे शर्म नहीं आई सुशील? रमाशंकर की बात सुनते ही अनन्या चुपचाप अंदर चली गई। पर सुशील ने उस दिन कुछ ऐसा कहा जो शायद हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो माफी को कमजोरी समझता है। हां, ये वही महिला है जो एक गलती कर चुकी थी, लेकिन ये वही महिला है जिसने अब हर दिन अपनी आत्मा से माफी मांगी है, जिसने खुद को हर सांस में बदला है। तू मुझे ताना दे सकता है रमाशंकर, लेकिन जान ले, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान बड़ा नहीं बनता, उसका दिल बड़ा होता है। और मुझे अपने दिल पर गर्व है। वो दिन था जब रमाशंकर सिर झुकाकर चला गया और सुशील ने अपने आंगन में तुलसी का एक पौधा रोपते हुए कहा, अब ये घर सजा नहीं है, ये पुनर्जन्म है, रिश्तों का, भरोसे का और एक औरत की इज्जत का। अब इस घर में सुबह की शुरुआत किसी झगड़े से नहीं, प्रार्थना की घंटियों से होती थी। अनन्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो हर रिश्ते को ऐसे थामे रहती जैसे टूटा हुआ घड़ा जोड़ रही हो, एक एक दरार को धीरे धीरे अपने प्यार से भर रही थी। मां भी अब उसे कभी कभी अपनी बहू नहीं, बेटी कहकर बुला देती थी। और बाबूजी अब चुपचाप अपनी दवाइयों की थैली अनन्या की तरफ बढ़ा दिया करते थे। ये इशारा था भरोसे का जो लौट आया था। एक शाम जब सुशील छत पर बैठा था, हल्की हवा चल रही थी और दूर से आरती की आवाज आ रही थी। तभी अनन्या 2 कप चाय लेकर आई। चाय ठंडी हो जाएगी, उसने मुस्कुराकर कहा। सुशील ने उसकी आंखों में देखा, जहां अब कोई लालच नहीं था, ना ही कोई अफसोस, बस एक सुकून था कि अब सब कुछ सही जगह पर है। तुम्हें डर नहीं लगता? सुशील ने अचानक पूछा। किस बात का? अनन्या ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। कि कभी फिर कोई गलती हो जाए? अनन्या ने चुपचाप सिर झुका लिया। फिर कहा, डर तो लगता है सुशील, पर अब मैं हर सुबह खुद को देखती हूं और एक ही बात दोहराती हूं, जो खो गया था उसे फिर से पाकर अब खोने का साहस नहीं है। सुशील ने उस शाम पहली बार उसका हाथ थामा। 2 साल पहले जो हाथ अलग हुए थे, आज फिर से एक हो गए थे, लेकिन इस बार मजबूत होकर, टूटकर नहीं। समय बीतता गया। एक दिन गांव से अनन्या के पिता का फोन आया। बेटी, हम सब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अब भी इंतजार करते हैं। तू चाहे तो एक बार गांव आ जा। अनन्या की आंखें भर आई। वो सुशील की ओर देखने लगी। क्या हम गांव जा सकते हैं सुशील? सुशील ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब हमें छिपना नहीं, बल्कि लोगों को दिखाना है कि टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, अगर इरादे सच्चे हों। कुछ हफ्तों बाद वे चारों गांव पहुंचे। वही गलियां, वही चौपाल, वही लोग, लेकिन आज कुछ बदला हुआ सा था। पहले जो लोग ताने देते थे, अब हैरान होकर देखते थे। पहले जिन आंखों में तिरस्कार था, आज उनमें चुपचाप सम्मान था। अनन्या के माता पिता ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटी, जो समझ देर से आई, वही सच्ची समझ होती है। गांव की औरतें जब पास आई, तो उनमें से एक ने पूछा, बहू, क्या तू अब खुश है? अनन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। हाँ काकी, अब मैं हर दिन खुद को इंसान समझ पाती हूं, और यही सबसे बड़ी खुशी है। कहानी यही पूरी होती है, लेकिन एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाती है। जब कोई इंसान सच्चे दिल से अपनी गलती मानकर दोबारा जिंदगी में लौटना चाहता है, क्या उसे मौका मिलना चाहिए? क्या समाज को उसे हमेशा उसके अतीत से ही आंकना चाहिए? कमेंट करके बताइए। आप होते सुशील की जगह तो क्या आप भी अनन्या को माफ करते? और अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टोरी बाय अनिकेत को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची, भावुक और सिखाने वाली कहानियां लाता रहूं। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।